वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर इन पिंक ऑफ योर हेल्थ। इस पार्ट के अंदर एक थ्योरम करवानी है मैंने, एक्सटेंशन थ्योरम, और इसके बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चन जो मैंने पहले थ्योरम्स करवाई है वो करवाऊंगा। आपको मैंने एग्जिस्टेंस थ्योरम करवाई थी। एग्जिस्टेंस थ्योरम के अंदर क्या हुआ था स्टूडेंट्स, लास्ट में केस 1 केस 2 बनते थे, तो एग्जिस्टेंस में भी सेम मैं केसेस वैसे ही केस बनाऊंगा जो थ्योरेटिकल पार्ट लिखा था सेम है, बीच में जाके सेम होनी शुरू हो जाएगी। तो वो करवाने से पहले, एक्सटेंशन थ्योरम करवाने से पहले इसकी डेफिनेशन समझ आनी जरूरी है। मतलब इसका स्टेट एंड प्रूफ आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है वी बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, लेट वी एफ बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस, इसकी डायमेंशन को मैंने मान लिया डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू n। अगर इसकी डायमेंशन को मैंने n मान लिया, ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट एक बेसिस होएगी, जिस बेसिस के अंदर एलिमेंट्स होएंगे v1 v2 अप टू सो ऑन vn तक लेट कर लिए। आप x1 से भी कर सकते हो, y1 से भी कर सकते हो, अल्फा से भी कर सकते हो, जो मर्जी मान लो। मैं हमेशा v1 v2 vn सपोज कर रहा हूं स्टूडेंट्स। तो कहता है, अब स्टेटमेंट में कहता है एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, लेट एस बी एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, सबसेट ऑफ वी मैंने मान लिया एस सबसेट ऑफ वी। तो इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं वो v में ले चुका हूं, तो ये u में ले लेता हूं, u1 u2 अप टू सोन um। मैंने कुछ भी लेने हैं, मैंने u में ले ली। कहता जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, थ्योरम में कह रहा है कि ये जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट आप लेके चल रहे हो, ये एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस। बेसिस प्रूव करना है एक्सटेंशन करके। तो ये एक्सटेंशन कैसे होएगा? एस। अब इसके अंदर नए एलिमेंट्स तो हम ऐड नहीं कर सकते, लेकिन ये किसके अंदर है? वेक्टर स्पेस के है। तो मैं इन दोनों को आपस में कंबाइंड कर देता हूं और कंसीडर कर लेता हूं एक सेट S1, जिसके अंदर मैंने दोनों को कंबाइंड कर दिया। वो कौन से एलिमेंट हो गए? u1 u2 से लेके um तक मैंने कंसीडर किया, फिर v1 v2 अप टू सोन vn तक कंसीडर किया। तो ये S1 सेट मैंने कंसीडर कर लिया। अब मैंने इसको बेसिस प्रूव करना है। वो यही कह रहा है ना, जो आपने एक्सटेंडेड की है, जो आपने एक्सटेंडेड की है वो यही कह रहा है ना, फॉर्म ए बेसिस। बेसिस के लिए क्या करना पड़ेगा? लीनियर स्पैन करना पड़ेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। तो लीनियरली स्पैन LS1, वैसे तो ये मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं LS1 इक्वल टू V, क्योंकि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, पर फिर भी आप देख लो ये क्या आएगा? S यूनियन B LS प्लस LB। ये मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन करवा चुका हूं, एग्जाम्पल करवा चुका हूं, पार्ट नंबर 4 या 5 में स्पेशल करवाया था। L U प्लस U यूनियन V LU प्लस LV, समथिंग लाइक ऐसा ही मैंने करवाया था। तो LS ये S क्या है? LS ही रहेगा। LB B क्या है? बेसिस। अगर ये B बेसिस है तो इसका मतलब है LB किसके इक्वल होएगा? V के। और ये B क्या होएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट होएगा, तभी ये बेसिस बन रहा है। यही वो कह रहा है कहानी में। तो LB की जगह मैं V लिख सकता हूं, दोनों को प्लस करो V ही आएगा। तो देयरफॉर LS1 इक्वल टू V। एक पार्ट तो प्रूव हो गया, ये अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा चाहे तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकता है, LS1 इक्वल टू V। यहां लिख देना क्लियरली LS1 इक्वल टू V। अब नाउ सिंस UI कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेसिस B के। मैं UI के हर एलिमेंट को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस लिख सकता हूं। अगर मैं इसको लिख सकता हूं तो क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? तो ये क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? अगर इसको मैं लिख सकता हूं तो मैं लिख सकता हूं दैट इज UI को मैं लिख सकता हूं अल्फा 1, बेसिस के एलिमेंट V1 से Vn है, V1 अल्फा 2 V2 अप टू सोन अल्फा n Vn फॉर ऑल अल्फा i's बिलोंग्स टू F और I वेरी फ्रॉम 1 से लेके n तक। तो मैं इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि ये क्या है? UI क्या है?
लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0 इंटू U1, 0 इंटू U2 अप टू सोन 0 इंटू UM, क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं। सिर्फ लिख के दिखा रहा हूं ताकि मैं आपको डायरेक्ट लाइन ना लिखा दूं। अगर ऐसे फॉर्मेट में लिख सकता हूं, ये सारे के सारे एलिमेंट U1 से UM, V1 से VN किसके अंदर है? S1 के अंदर है। और ये एलिमेंट UI किसके अंदर है? ये भी S1 के अंदर है। देयरफॉर एलिमेंट ऑफ S1, ये क्या है? एलिमेंट ऑफ S1 कैन बी expressed as linear combination of elements of, ये सारे एलिमेंट्स में किसके अंदर है? ये भी S1 के अंदर है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S1। तो मैंने क्या किया, S1 का कोई एलिमेंट था, वो S1 के एलिमेंट्स के साथ ही लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा है। मैं 0 के साथ तो इसको होल्ड करा सकता था, मैं क्यों करवा रहा हूं? अगर ये ऐसा होएगा, देयरफॉर S1 इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट। अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाए उस एलिमेंट्स का, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। ये मैं तुम्हें थ्योरम करवा चुका हूं पार्ट नंबर 8 में, या रिजल्ट्स में भी करवा चुका हूं, लीनियरली डिपेंडेंट सेट। Therefore, some element of S1, यहां लिख लो, ये थ्योरम है कि अगर उसी के बीच का एलिमेंट वो लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाए तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ऑलरेडी डन थ्योरम। ये शायद मैंने पार्ट नंबर 7 या 8 में होएगी, जिसके अंदर मैंने रिजल्ट भी लिखवा रखे हैं, जिसके अंदर मैंने लिखवाया था, जो मैं अब लाइन लिख रहा हूं, सम एलिमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर। देयरफॉर सम एलिमेंट ऑफ S1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर, of its preceding vectors, which are not in वो किसमें है? which are not in S, लीनियर कॉम्बिनेशन तो लिखेंगे, लेकिन वो S का नहीं होना चाहिए सेट। क्यों नहीं होना चाहिए? which are not in S, because साइड पे रीजन दो, बिकॉज S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। और जो थ्योरम बोलती है, रिजल्ट बोलता है, वो एक्सप्रेस तभी हो सकता है कि जब वो लीनियरली डिपेंडेंट हो। इसका तो S में से तो हो नहीं सकता, वो किस में से होएगा? बेसिस में से होएगा। से कर लो, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। से VK विच मस्ट बी B, क्योंकि S में से तो हो नहीं सकता, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट था तो ये B में से होएगा। मस्ट बी इन B, तो क्या आ गया? VK। ये किसका बनाना है? ये बनाना है S1 का, क्योंकि ये यहां वर्ड दे दिया प्रीसीडिंग वेक्टर या प्रीसीडिंग एलिमेंट। तो ये क्या आएगा? समेशन I वेरी फ्रॉम 1 से M, अल्फा ले चुका हूं, बीटा I UI प्लस समेशन J वेरी फ्रॉम 1 से K माइनस 1। अब K माइनस 1 क्यों ले रहा हूं? ये अभी मैं आपको बता रहा हूं। बीटा ले चुका हूं, गामा J VJ। तो मैंने क्या किया एक्चुअली में, यहां समझो, मैंने ये क्या किया, ये एलिमेंट्स कौन से थे? V1 U1 से लेके पहले UM थे, फिर V1 से लेके VK माइनस 1, फिर VK प्लस 1 अप टू सोन VN। तो मैंने क्या किया, S1 के जो एलिमेंट्स थे इसमें से एक VK ओमिट कर दिया, एक VK निकाल दिया। इसका प्रीसीडिंग वेक्टर, जितने एलिमेंट्स पुराने बच गए, इसका मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। इसके प्रीसीडिंग पहले वाले का ये मैं रिजल्ट आपको करवा चुका हूं, पार्ट नंबर 7, 8 में देखना। अब इतनी थ्योरम राइट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। VK कर लिया मैंने इसको। VK मैंने क्यों किया? क्योंकि जो ये VK सेट है ये B में से होएगा, S में से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि S लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो VK मस्ट बी इन B। तो मैंने ये B में से लेट किया क्योंकि ये बेसिस बना रहा था।
अगर इसको ये प्रीसीडिंग वेक्टर कहा है, प्रीसीडिंग वेक्टर का है या प्रीसीडिंग एलिमेंट का है, एक ही बात है, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं। तो वी के मैं इसको समेशन की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, मैं समेशन की फॉर्म में नहीं लिख रहा ताकि एक्सपेंड करके लिख रहा हूं, आपको समझना थोड़ा सा आसान रहे। तो अल्फा शायद मैं ले चुका हूं, यस, तो बीटा में लिखता हूं, तो क्या आएगा, वी के इन बी, बी के ये वी की है वो बी में से होएगा। तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन मैं कैसे लिख सकता हूं, पहले कौन सी एलिमेंट है, u1 है, क्योंकि ये सारी चीज मैं किस में से लेके चल रहा हूं, इसमें से लेके चल रहा हूं, u से um तक लेके चलना है। तो बीटा 1 u1, बीटा 2 u2 अप टू सोर बीटा m um प्लस, अब ये प्रीसीडिंग वेक्टर का है तो v के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, तो मैं ले सकता हूं गामा 1 v1, गामा 2 v2 अप टू सोर गामा k माइनस 1 v k माइनस 1, वेयर बीटा जेस एंड गामा केस बिलोंग्स टू फील्ड f। तो प्रीसीडिंग वेक्टर का मैंने क्या बताने की कोशिश की है, यहां से समझ आएगा आपको। मैंने एक u1 ली है, एक u2 ली है, एक um ली है, फिर मैंने v1 ली है, v2 ली है, vk माइनस 1, vk प्लस 1 अप टू सोन vn। तो some element of S1 can be expressed as linear combination of preceding vectors। तो ये S में से तो हो नहीं सकता था, S में से तो हो नहीं सकता क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट था। तो मैंने एक V की एलिमेंट कोई भी ले लिया, इसके पहले का ये सारा लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया, इसी को मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा है, टेक एट नंबर 1 इक्वेशन। कई बार बच्चा सोचता है सर एल एस प्लस वी को वी कैसे लिख दिया, आपको पता ही है एल एस क्या होता है, सबसेट होता है वी का, तो एल एस प्लस वी को वी लिख सकते हैं। तो अब इतना राइट डाउन करो, फिर मैं आगे करवाता हूं आपको। चलो इसको नंबर 1 इक्वेशन आपने नाम दिया था नाउ कंसीडर ए सेट, नाउ कंसीडर सेट, एक कंसीडर किया सेट जिसका नाम मैं S1 ऑलरेडी दे चुका था, अब इसका नाम S2 दे देते हैं। इसके अंदर कैसे एलिमेंट होएंगे, U में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सेम है। V के अंदर मैंने K को ओमिट कर दिया, V के अंदर मैंने K को ओमिट कर दिया, VN, मैंने इसके अंदर K एलिमेंट नहीं लिखा। तो अब आपने इसको H2 को बेसिस प्रूव करना है, बार बार यही चीज कर रहे हो। नाउ टू प्रूव आपने क्या प्रूव करना है, LS2 इक्वल टू V। कई टीचर इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, मैं प्रूव करा रहा हूं कि क्यों ये प्रूव करना है। ये कैसे प्रूव होएगा, अभी तक जितना किया है, जैसे फर्स्ट पार्ट किया उसमें LS को V किया, अब LS1 S1 को लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव किया। पहले लीनियरली डिपेंडेंट किया, फिर V के ओमिट किया, फिर एक नया सेट बना लिया। अब LS2 को V प्रूव करना है, ये कैसे प्रूव होएगा, एक LS2 को सबसेट होना चाहिए V का और V सबसेट होना चाहिए LS2 का। कंसीडर, नाउ प्रूव करते हैं। इक्वालिटी लिखनी है लिखो, नहीं लिखनी ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। नाउ S2 सबसेट किसका है, S1 का है, क्योंकि S2 के अंदर K नहीं है और S1 के अंदर K भी था, तो ऑटोमेटिकली छोटा सेट होएगा। दोनों साइड L लेके चलते हैं, तो LS2 क्या हो गया, LS2 मैंने लीनियर स्पैन किया दोनों साइड, क्योंकि L चाहिए था ना। सबसेट LS1 क्या है, V है, ऑलरेडी प्रूफ हम ऊपर लिख चुके हैं, ऑलरेडी डन, हम ये कर चुके हैं। LS1 V के इक्वल होता ही होता है, तो ये प्रूव हो गया। अब LS2 V की हो गया, इक्वालिटी नहीं लिखनी ना लिखो, कंफ्यूजन नहीं होएगी, नहीं तो यहाँ इक्वालिटी लिखनी पड़ेगी। अब ये पार्ट प्रूव करना है अगेन। अब ये कैसे प्रूव होएगा, इसमें से कोई चीज लेके चलेंगे, वो इसके अंदर लेके चलनी है। अगेन V बिलोंग्स टू V, बी एनी एलिमेंट, इसका मतलब क्या है, V इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ, किसके एलिमेंट्स होएंगे, B के। B किसके अंदर है, V के अंदर है। B के एलिमेंट्स क्या मैंने लिया, V1 V2 अप टू सोन Vn लिया है, तो मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल टू अल्फा भी ले चुका हूं, बीटा भी ले चुका हूं, गामा भी ले चुका हूं, तो मैं V लिख सकता हूं डेल्टा 1 V1, डेल्टा 2 V2 अप टू सोन डेल्टा n Vn, वेयर
वेयर डेल्टा आई क्या है, स्केलर्स है। आपने डेल्टा आई वेरी फ्रॉम 1 to n लिखना है, लिखो, नहीं लिखना ना लिखो। तो ये क्या आ गया, अब आपके पास v डेल्टा 1 v1। मैं जानबूझ के इसके अंदर एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अब इंट्रोड्यूस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास वैल्यू vk की दे रखी है, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको बीच में लिख सकते हैं हम डेल्टा k प्लस 1 वी के प्लस 1 अप टू सोन डेल्टा n वी n। अब vk की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, बस v इज इक्वल टू डेल्टा 1 v1 डेल्टा k माइनस 1 वी के माइनस 1 डेल्टा k बीटा 1 u1। हमने तो सिर्फ वैल्यू लिखनी है, हमें क्या है जो मर्जी लिखी इसके अंदर आई जाए, प्लस गामा 1 v1 गामा k माइनस 1 वी के माइनस 1 प्लस डेल्टा k प्लस 1 वी के प्लस 1। मैंने इसको समेशन फॉर्म में जान के नहीं लिखा बाय यूजिंग 1, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा इसके अंदर, क्योंकि फिर समेशन में लिखते तो दिमाग में रखना पड़ता है, सीधा लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ और वैल्यू पुट करो। तो अब ये क्या आ गया, देयरफॉर v क्या आ गया अपने पास, डेल v1 से लेके vk माइनस 1 है, u1 से लेके um है, v1 से लेके vk माइनस 1 कंबाइंड करना कर दो, नहीं करना ना करो, अंडरस्टूड है। vk प्लस 1 है, सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब है v इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S2। आप देख सकते हो इसके अंदर vk वाला एलिमेंट नहीं है, आप देखो, क्योंकि मैं vk की तो वैल्यू पुट कर चुका हूं ना, तो vk नहीं है। तो ये क्या आ गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S2। कौन कौन से एलिमेंट है, u1 u2 से लेके um, v1 v2 से लेके vk माइनस 1 vk प्लस 1 अप टू सोन vn। ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन vk नहीं है। इस सारी चीज से आपको क्लियर हो रहा है, कंबाइंड करने की जरूरत नहीं है कि पहले v1 v1 कंबाइंड करो, v2 v2 कंबाइंड करो, vk माइनस 1 k माइनस 1 कंबाइंड करो, कंबाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे एलिमेंट्स किसके हैं, S2 के हैं। देयरफॉर v किसको बिलोंग कर गया, LS2 को। v किस में से लिया था, v में से लिया था, किसके अंदर चला गया, LS2 को चला गया। देयरफॉर v इज सबसेट ऑफ LS2। नाम दे दो नंबर 2 इक्वेशन, नंबर 3 इक्वेशन, फ्रॉम 2 and 3 LS2 इज इक्वल टू v। क्योंकि अब इसको जो एक्सटेंशन है उसको बेसिस प्रूव करना है ना, पहले एक एलिमेंट किया, फिर ओमिट किया एक, फिर ये कंटिन्यू प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होएगा। पहले अब वीके किया था, अब वीके प्लस 1 कर दो, फिर वीके माइनस 2 कर दो, ये प्रोसेस चली जा रहा है जैसे आपने उसके अंदर किया था, एक्जिस्टेंस थ्योरम के अंदर किया था। तो सेम ही कहानी है, LS2V हो गया। अब ये जो सेट था ये LS2V हो गया, या तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होएगा या लीनियर डिपेंडेंट होएगा, वही काम जो बार बार करना है। केस 1, इफ S2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट देन इट फॉर्म्स ए बेसिस, कुछ भी नहीं करना, इट फॉर्म्स अ बेसिस, हैंस प्रूव्ड। केस 2 आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हो, मुझे लगता नहीं कि आप कोई प्रॉब्लम वाली बात है। आप वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हो, सारा का सारा वीडियो पॉज करके लिख सकते हो स्टूडेंट्स। अब तो सिर्फ लाइनें लिखनी है सारी और खत्म होगी थ्योरम आपकी। मैंने इसको समेशन फॉर्म में नहीं करवाया ताकि आपको दिक्कत ना आए। केस 2, इफ S2 इज लीनियरली डिपेंडेंट, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तो मैं यहां लिख रहा हूं, we shall repeating this process, ये प्रोसेस चली जाएगा, repeating this process get new SK, S1 आया, S2 आया, ऐसे करते करते SK आ जाएगा बीच में कहीं ना कहीं, SK सच डेट वो भी हम प्रूव कर देंगे, LSK इक्वल टू V, जैसे बार बार ये सारी चीजें प्रूव करके आ रहे हैं, LS इक्वल टू V, LS1 इक्वल टू V, LS2 इक्वल टू V, ये भी हम प्रूव कर देंगे, LSK इक्वल टू V। ये LSK इक्वल टू V प्रूव करने के बाद तो क्या आएगा हमारे पास, तो ये V प्रूव हो गया, दिस सेट
फॉर्म्स अ बेसिस, ज़्यादा लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है। दिस सेट्स फॉर्म्स अ बेसिस, वही लीनियर डिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट, ऐसे करते करते सारे एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे आपके। किसके खत्म होएंगे? बी के खत्म होएंगे। बी किसके अंदर से लिया हमने? वी के अंदर से लिया है। एस तो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है। फॉर्म्स अ बेसिस एंड लीनियर इंडिपेंडेंट सेट एक्सटेंडेड टू फॉर्म्स अ बेसिस, यही उसने कहा था, फॉर्म्स अ बेसिस। रिमेनिंग क्या होएगा? रिमेनिंग सेट क्या होएगा? रिमेनिंग सेट आपके पास एस आएगा, जिसके अंदर एलिमेंट्स जो मैंने लिए थे वो मैंने यही लिए थे, यू एन ये एम सेट लिए थे, विच आर गिवन लीनियरली इंडिपेंडेंट, हैंस प्रूव्ड। मैं आपको ये बताया है, जैसे ये सेट है U1 से लेके UM तक, V1 से लेके VN तक, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और लास्ट सिंगल एलिमेंट बचेगा, वो लीनियर इंडिपेंडेंट होएगा, बेसिस बना देगा। ये तो ऑलरेडी गिवन है, लीनियर इंडिपेंडेंट है, ये तो गिवन ही है। तो डिपेंडेंट बना के एक एलिमेंट इस वजह से डिस्ट्रॉय करी गए, आखिरकार जो थ्योरम प्रूव करनी थी वो होगी। कई बार यह लिखा होता है दिस हैज n-m एलिमेंट्स रिमेनिंग एंड समथिंग, तो आप अपनी लैंग्वेज में अगर कोई एक्स्ट्रा लाइन ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। मैंने बहुत सिंपल वे से ये चीजें लिखवा दी आपको। अगर कोई W सबसेट है V का, स्टूडेंट्स ये रिजल्ट पता होने चाहिए आपको, मैंने इसलिए लिखी है सिर्फ। तो अगर उसकी बेसिस के हैविंग n एलिमेंट्स इज अ बेसिस होएगा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होएगा तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। दोनों कंडीशनें प्रूव कराने की लोड नहीं है। अब ये तीनों पार्ट्स कंबाइंड हो गए, अगर तीनों में से एक भी कंडीशन होल्ड करती है तो बाकी दोनों अपने आप होल्ड कर जाएगी। दिस पार्ट, फिर दिस पार्ट, फिर दिस पार्ट, ये आपस में इक्विवेलेंट है सारी चीजें। और ये भी आपको पता है इक्वलन मैट्रिक्स की जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आप BSc 1 में या BTech 1 में अलजेब्रे में करके आए हो, जिसके अंदर आपने इक्वलन मैट्रिक्स बनाई थी, या +2 के अंदर आपने ERT मेथड की है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर W मेथड बना के मैंने सोल्व करवाया, वीडियो देख सकते हो आप मेरी। जितनी नॉन जीरो रोज होएगी उसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट ही कहेंगे। तो इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको ये एज ए रिजल्ट बताया, थ्योरम प्रूव नहीं करनी है आपने। स्टूडेंट्स ये बेसिस बताओ कि है कि नहीं है। वैसे इसके 3 मेथड है, क्योंकि पहला आप ये समझो इसको, सिंस हेयर डायमेंशन ऑफ R क्यूब कितनी है, कितने एलिमेंट्स से? 3 ही है, 3 का टपल है, 3 टपल्स है। टू फॉर्म बेसिस के लिए 2 कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी। एक बेसिस के लिए LS इक्वल टू V होता है या LB इक्वल टू V होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन अभी मैंने आपको रिजल्ट करवाया है, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव, क्योंकि डिमेंशन सेम है, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव R क्यूब इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव करने के 3 मेथड है, एक डिटर्मिनेंट मेथड है, एक नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इक्वलन मैट्रिक्स से करवाया मैंने बताया आपको, एक सिंपल मेथड है। तो नाउ ये क्या होएगा, पहले इसको एक पेयर बनाते हैं, α1 1 1 1, α2 1 -1 1, α3 0 1 1 इक्वल टू 0। इक्वेशंस क्या आएगी, पहला एलिमेंट कंबाइंड α1 प्लस α2 इक्वल टू 0, α1 माइनस α2 प्लस α3 इक्वल टू 0, α1 प्लस α2 प्लस α3 इक्वल टू 0। इसको हम मेथड 1 से सोल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से। डिटर्मिनेंट मेथड क्या होएगा, इसके साथ वाले एलिमेंट्स लिख लो, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, मैंने चलो ऐसे लिख रही है, 1 -1 1 1 1 1। मेथड 1 में इसका डिटर्मिनेंट लो, ए का डिटर्मिनेंट 1 -1 -1 -1 1 -1, वो तो 0 ही आ गया, तो ये -2 आ गया, नॉन जीरो आ गया। डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, देयरफॉर गिवन
आर क्यूब इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। कोई बच्चा इसको दूसरे मेथड से करना चाहता हो, इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सोल्विंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, वी गेट अल्फा 1 आएगा, अल्फा 2 आएगा, अल्फा 3 आएगा। अगर सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसके अंदर से अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 जीरो आएंगे। करके देख लेना। मैं कोशिश करता हूँ। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 ये क्या है? जीरो। अल्फा 3 जीरो, ये भी जीरो हो गया। अगर अल्फा 3 जीरो है, कटिंग करोगे अल्फा 1 भी जीरो हो गया, ये भी जीरो। अगर ये जीरो आगे साइमल्टेनियसली सोल्व करके तब भी लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव हो जाएगा। ये मैं आपको ये भी बता चुका हूँ। तीसरा मेथड जो मैंने अभी एक रिमार्क, दूसरा रिमार्क लिखा था, इसको एलिमेंट्री से कर लो। 1 1 1 1 माइनस 1 1 0 1 1 R2 माइनस R1 इक्वलन मैट्रिक्स से सोल्व कर दो इसको। 0 माइनस 2 0 0 1 1। अब क्या करोगे? आप 1 बनाओगे, फिर 0 बनाओगे, फिर 0 बनाओगे। तो ये आप करके आ जाओ, मुझे खास बताने की जरूरत नहीं है। हाफ W बनाना है इसके अंदर। आप इसको राइट डाउन करो, जो मेथड पसंद है उससे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ये सिंपल मेथड है, ये नया मेथड है, ये डिटर्मिनेंट का मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं आपको। कह रहा है गिव एग्जांपल टू डिफरेंट बेसिस ऑफ V2R। V2R का एलिमेंट किस तरीके का होएगा? ये एलिमेंट होएगा अल्फा कोमा बीटा की फॉर्म में होएगा, और अल्फा और बीटा किसको बिलोंग करेंगे? रियल नंबर को। टू डिफरेंट बेसिस कहा है इसके अंदर। लेट B1 बेसिस कोई नाम दे दो। जब भी दो कहे तो एक हमने आइडेंटिटी लेनी होती है, ये यूजुअल बेसिस होती है हमारे पास। कुछ भी नाम दे दो, मैं इसके अंदर दे देता हूं 2 3 एंड 1 2। इसका कोई भी नाम दे दो। एक का नाम E1 दे दो, एक का नाम E2 दे दो। इसके अंदर कोई नाम दे दो, एक का नाम V1 दे दो, एक का नाम V2 दे दो। आपने सोचना U1 U2 क्यों नहीं दिया, वो ले लो। लेकिन जब भी यूजुअल बेसिस लेके चलती है, 2 है तो 1 0 0 1, 3 होती तो यूजुअल बेसिस 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होती, तो E1 E2 E3 नाम देते। 3 के लिए भी आ सकता है, तो एक ही बात है। ये जो मर्जी एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके लिए। तो V1 V2 हो गया, क्योंकि गिव एग्जांपल का है तो एक याद ही करो ताकि सोल्व करना आसान रहे। टू प्रूव B1 एंड B2 आर द बेसिस ऑफ किसका होना चाहिए? V2R का। तो फर्स्टली प्रूव करते हैं, ए पार्ट मान लो। फर्स्टली प्रूव B1 इज द बेसिस ऑफ V2R। इसको प्रूव करते हैं। क्या प्रूव करना पड़ेगा? एक तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक LB1 किसके इक्वल आना चाहिए? V2 लिखो या V2 लिख लो, चलो, क्योंकि इसको मैंने V2R नाम दिया। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, VR², 2 टपल्स, तो इसको ऐसे लिख लो, चलो। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए तो मैं बता चुका हूँ कई बारी, अल्फा 1 1 0, अल्फा 2 0 1 इक्वल टू 0। 0 का मतलब स्टूडेंट्स 0 0 होता है। तो ये अल्फा 1 प्लस 0, अल्फा 2 0, अल्फा 2 भी 0, देयरफॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। B1 लीनियर इंडिपेंडेंट सेट हो गया। अब ये पार्ट प्रूव करना है। क्लियर है? ये चीज़ तो क्लियर है, ये बार बार मैं लिख देता हूँ हर क्वेश्चन में। LB1 सबसेट होना चाहिए V2R का, R भी लिख ही लो यार, और V2R सबसेट होना चाहिए LB1 का। तो क्लियरली LB1 लीनियर स्पैन सबसेट होएगा V2R का। नाउ ये कैसे प्रूव होएगा? इसमें से कोई चीज़ लेके चलोगे, V बिलोंग्स टू V2R। इसके एलिमेंट किस तरीके के हैं? ये एलिमेंट है अल्फा बीटा की फॉर्म में। अल्फा बीटा किसको बिलोंग करते हैं? R को, स्केलर्स को। बड़े आराम से हो रहा है। अल्फा बीटा इसको लिख सकते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ V ऑफ अल्फा 1,0 प्लस बीटा 0,1। तो ये क्या हो गया? E1 नाम दिए, इसका नाम मैंने E2 दिया। इनको प्लस कर लो, यही बनेगा। यही खासियत होती है यूजुअल बेसिस की।
हम अलग कर सकते हैं ईजिली। तो क्या हो गया, V इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B1 के एलिमेंट्स हो गया, विच इंप्लाइज V बिलोंग्स कर गया LB1 को। देयरफॉर LB1 किसके इक्वल आ गया, V का। देयरफॉर B1 इज अ बेसिस ऑफ V, कुछ भी नहीं था, बड़े आराम से हो गया। अब सेकंड पार्ट, सेकेंडली प्रूव B2 इज अ बेसिस ऑफ V। ये कैसे प्रूव होएगा, सेम कहा, that is B2 is linearly independent and LB2 is equal to V 2R। ये लिखी लो यहाँ, ये भी 2 पार्ट्स में होएगा। एग्जाम्पल है, कोई भी दे सकते हो, मैंने एक हमेशा यूजुअल बेसिस लेके चलनी है, मैंने लिख देता हूँ नाम, मैंने क्या लिया, यूजुअल बेसिस। एक हमेशा यूजुअल बेसिस लेके चल रही है। तो आसान था। सेकंड पार्ट कैसे प्रूफ होएगा, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, स्टूडेंट्स आराम से लिख सकते हो। जितना मैथ को कूलनेस से करोगे, प्यार से करोगे, उतनी जल्दी सोल्व होएगा। नाउ अल्फा 1 2,3, आपके दिमाग में आएगा कि सर आप यूजुअल बेसिस ले रहे हो, हम कुछ और नहीं ले सकते। मैंने ये कहा है आपको कि इजी है, मैंने इसलिए लिया यूजुअल बेसिस को, बड़ी आसानी से हो गया, सेटिंग करनी आसान रही। अगर आप नहीं लेना 5 6 7 8 कुछ भी ले सकते हो, जो मर्जी ले लो, 2 अलग अलग कुछ भी ले सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर यूजुअल नहीं लोगे तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होएगा, वो इस पार्ट में अपने आप समझ आ जाएगा। जैसे ये पहले मैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करता हूं, अल्फा 2 इक्वल टू 0, 3 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 इक्वल टू 0। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करो, अल्फा 1 0 आएगा, अल्फा 2 0 आएगा। देयरफॉर B2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब दूसरा कैसे प्रूव होएगा, क्लियरली ये तो आपको पता है, LB2 सबसेट होएगा V2R का, लीनियर स्पैन होएगा। सेकंड पार्ट कैसे प्रूव होएगा, V एलिमेंट बिलोंग करेगा V2R को, तो V कैसे लिख सकते हो, अल्फा कोमा बीटा, अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू R। अगर ये यूजुअल बेसिस होती तो डायरेक्ट लिखा जाता। अभी मैं इसके बाद एक एग्जांपल और करवाऊंगा जिसके अंदर ये मैं बेसिस बनाना सिखा रहा हूं। सिंस अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम इन टर्म्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। कोई भी नाम दे दो, A1 नाम दे दो, चलो A1 क्या है 2,3, A2 क्या है 1,3। मैंने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया अल्फा बीटा का। अल्फा बीटा अभी आपको समझ आएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसको कंबाइन कर लो, 3A1 प्लस 2A2। ये मैं अगले क्वेश्चन में भी आपको सिखाऊंगा। मैंने क्या किया, 3A1 प्लस 2A2 इज इक्वल टू बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल देता हूँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, अल्फा बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A1 A2 निकाल देता हूँ। तो इनको साइमल्टेनियसली सोल्व करते हैं। इसको 6A1 प्लस 3A2 इज इक्वल टू 3 अल्फा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 6A1 4A2 इज इक्वल टू 2 बीटा, माइनस A2 और 3 अल्फा माइनस 2 बीटा। तो A2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2 बीटा माइनस 3 अल्फा। A2 की वैल्यू पुट करोगे तो A1 की वैल्यू आएगी अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 3 अल्फा। तो A1 की वैल्यू आ गई 1/2, ये माइनस करो प्लस 4 अल्फा माइनस 2 बीटा। A1 की वैल्यू क्या आ गई 2 अल्फा माइनस बीटा। मैंने क्या किया, A1 A2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा निकाल ली। मैंने A1 A2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा निकाली। ये ही तो मैं बार बार यही क्वेश्चन में करवाऊंगा, इसलिए मैंने यूजुअल बेसिस लेट किया कि इतना लेंथी प्रोसेस कौन करेगा बार बार। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन और करवाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर अल्फा बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, A1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 अल्फा माइनस बीटा A1, 2 अल्फा माइनस बीटा 2 3। A1 की वैल्यू पुटिंग कर दी
प्लस A2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, हमें तो इससे कोई मतलब नहीं है, जो मर्जी आई जाए। तो ये मैंने अल्फा बीटा को एक बेसिस में लिख दिया, यूजुअल बेसिस के अंदर क्या था, यूजुअल बेसिस में डायरेक्ट लिख दिया था, बस ये फर्क है। देयरफॉर ये एलिमेंट किसका है, ये V लेके चला है, V इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ B2। इसका मतलब है V किसको बिलोंग कर गया, LB2 को। ये ही बार बार करना है। देयरफॉर LB2 इज इक्वल टू V, हैंस प्रूव B2 इज अ बेसिस, मतलब कि अलग अलग भी हो सकती है, हैंस प्रूव अलग अलग भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पिछला क्वेश्चन 3 के लिए आता तो 3 के लिए भी कर सकते थे, लेकिन एक यूजुअल बेसिस लेके चलना हमेशा आसान रहेगा। एग्जांपल जैसे मैंने 2 3 1 2 लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। वैसे ही सेम क्वेश्चन है ये, जो मैंने सेकंड पार्ट प्रूव किया ना, आपको प्रूव करके दिखाया कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर, ये भी सेम ही चीज है। तो ये क्या लिख सकता हूं, हेयर 2 6 4, ये क्या है, इसकी रिलेटिवली बेसिस है, मतलब इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, 1 1 2 अल्फा 2 2 2 1, या अल्फा बीटा गामा ले लो, एक ही बात है, 1 2 2। तो कंपेयर करो, 2 इक्वल टू अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, 6 इक्वल टू अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3, 4 इज इक्वल टू 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3। इनको सोल्व करो, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, सोल्विंग दीज इक्वेशंस। अल्फा 1 आएगा, अल्फा 2 आएगा, अल्फा 3 आएगा, -2 0 4, ये सोल्व करने के बाद आएगा। आप अल्फा बीटा गामा भी ले सकते हो, बस ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दो। पिछले क्वेश्चन में A1 A2 लिया था तो अल्फा की फॉर्म में आया था, तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की डायरेक्ट वैल्यू आ गई, क्योंकि ये न्यूमेरिकल फॉर्म में के अंदर था। पुट इन 1, बस यही इसकी रिलेटिव बेसिस है। ये क्या आएगा, -2 1 1 2, ये क्या आएगा 0 2 2 1, ये क्या आएगा -4 1 2 2, हैंस -2 0 4 इज द coordinate vector of 264 with respect to the basis, तो कोई भी एग्जांपल है, आप इसको बस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू निकालनी, और कुछ भी नहीं किया मैंने। तो पार्ट नंबर 10 में मेनली जो है वो आपकी एक्सटेंशन थ्योरम है। पार्ट नंबर 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से देखना, डायमेंशन के ऊपर बेस है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसके ज़्यादा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने की लोड़ नहीं है, मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए आपके। तो थैंक यू, टेक केयर।